आपको ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी इलास्टिक क्यों होती है, याद है ना? क्योंकि आप किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करते हो तो इन दोनों ही केस में, चाहे आप कंप्रेस करो, चाहे उसकी लेंथ को कम करो, चाहे आप इसे भेड़ दे चाहे आप उसकी लेंथ को कम करो या चाहे आप उसकी लेंथ को बढ़ा दो, दोनों ही केस में उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। अपने आप को स्टेबल करने के बॉडी अपनी शेप में आ जाती। समझ गए भैया? तो याद होगा, ठीक है। तो नोट में ध्यान रखना, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है भैया? तो याद है आपको भैया? प्लीज बोलिए मत कोई भी। रीजन ऑफ इलास्टिसिटी सिंपल था आपका कि किसी भी बॉडी की अगर एक्चुअल लेंथ है और नॉट ओरिजिनल लेंथ पर, वो क्या होती है? स्टेबल। क्या होती है? कोई बॉडी कंप्रेस या स्ट्रेच करने से पहले क्या होती है? स्टेबल होती है। जैसे आप कंप्रेस और स्ट्रेच करते हो, उन दोनों ही काम से अब बॉडी की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि कंप्रेस और स्ट्रेच करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और वर्क किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? आपको पता है बॉडी कैसी होती है? इलास्टिक, मतलब स्प्रिंग वगैरह कैसी होती है? इलास्टिक होती है। आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाती है। आपको याद होगा कैसा फोर्स लगाती है? तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। आप खींचोगे तो वो बॉडी अंदर फोर्स लगाएगी, आप कंप्रेस करोगे तो बॉडी क्या लगाएगी? यानी आप यहाँ पे वर्क किसी के अगेंस्ट में कर रहे हो। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो वहां पर वो वर्क उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने की वजह से वो बॉडी क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है। क्या होती है? अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बॉडी अपनी शेप को वापसी क्या करती है? रिगेन कर लेती है। नॉर्मली जैसे देखिए, ये बैग है, इसको मैंने उठाया, पहले यहां पे था तो ये क्या था? स्टेबल था। मैंने इसको उठाया तो लीजिए, अरे कौन नरेंद्र मोदी आ रहा है क्या? देख रहे तुम लोग? ठीक है, देखो ये बॉडी यहां पे स्टेबल थी, मैंने इसको उठाया, उठाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया, नहीं किया? अगेंस्ट में वर्क किया, इसके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई तो क्या होगी भैया? ये अनस्टेबल होगी। छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगी। अपने आप जा रही है? अपने आप नहीं जा रही, इसके अंदर एनर्जी है तब जा रही है। समझ गया? बिल्कुल सेम आप किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करते हो तो चेंज करते वक्त आप उस बॉडी के रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो। और रीस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। और जहां पे एनर्जी आती है वहां पर सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है? अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बॉडी फिर से अपनी शेप को क्या करती है? रिगेन कर लेती है। समझ गए? जैसे आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एग्जांपल में ये आपकी स्प्रिंग है। आपको पता है स्प्रिंग इलास्टिक होती है। पता क्यों इलास्टिक होती है? जब आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है? यहां पर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये तो कंजर्वेटिव नेचर का है, और आप बाहर खींच रहे हो इसको, यानी क्या कर रहे हो? वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आएगी? इस स्प्रिंग के अंदर। और जैसे इसके अंदर एनर्जी आएगी तो स्प्रिंग स्टेबल रहेगी, अनस्टेबल? अनस्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। लूज करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी शेप को रीगेन करना पड़ेगा। ये भी आप, तो कोई भी चीज, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज अपने आप को रिस्टोर क्यों करती है? गोबर क्यों नहीं रिस्टोर कर पाता? बताओ। क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में कोई फोर्सिंग लगाता। गोबर खुद को रिस्टोर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में कभी कोई फोर्स लगा ही नहीं पाता। जब आपके अगेंस्ट बैठे, ठीक है, जब गोबर आपके अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगा पाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो वो अनस्टेबल, तो जैसा है वो ऐसा ही क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा। पुट्टी, पुट्टी कभी आप इधर करो तो क्या पुट्टी आपको पीछे धकेलती है? नहीं धकेलती। यानी वो आपके अगेंस्ट में फोर्स, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी तो स्टेबल हमेशा रहेगा। स्टेबल वो हमेशा रहेगा, हर शेप में रहेगा।
लेकिन एक स्टील के फुट्टे को आप टेढ़ा कर दो, स्टील के पुट्टे को टेढ़ा कर दो, या कोई मतलब कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को टेढ़ा कर दो। जैसे आप टेढ़ा कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये पेन भी आपको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यानी आप पेन के द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। यानी इसके अंदर क्या आएगी? अगेंस्ट में, किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है ना आपको, यानी इसके अंदर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या करेगी? अनस्टेबल स्टेबल करने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा? इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। समझ गए भैया? तो इसीलिए कोई भी सिस्टम आपके वर्क की वजह से, आपके स्ट्रेच करने की वजह से या कंप्रेस करने की वजह से वो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, और जब फोर्स के अगेंस्ट में आप ये काम करोगे तो उसके अंदर क्या आएगी भैया? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या करेगी? अनस्टेबल कर देगी। अपनी स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए वो बॉडी खुद क्या करती है? अब मैं इसी चीज को लिख दे रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रहेगा, सॉरी दे देना इसका, ठीक है। मैं इसी को ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसा आपको ध्यान रखना। जब हम देखना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, कोई अंग्रेजी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। जब हम इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी बॉडी को स्ट्रेच की स्पेलिंग होती है TCH ना, यही है ना? हाँ, स्ट्रेच और कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर क्या आती भैया? तो उसके अंदर क्या आती बेटा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जो क्या करती है? जो बॉडी को अनस्टेबल कर देती है। बॉडी खुद को स्टेबल करने के लिए, बॉडी खुद को खा कैसे सकते हैं? खुद को स्टेबल करने के लिए फिर से अपनी इनिशियल शेप को एक्वायर कर लेती। बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? किसी भी बॉडी के ऊपर आप वर्क करो, अगर वो बॉडी आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा सकती है तो बॉडी अपने आप को रिस्टोर भी करेगी। यानी वो बॉडी कैसी होगी? इलास्टिक बॉडी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एक रबड़ को खींचते हो आप, रबड़ बाहर खींच रहे हो तो रबड़ आपको कहां खींचेगी? अंदर। यानी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, यानी उसके अंदर क्या आ रही है? वो क्या कर रही है? उसको स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वापसी क्या करना पड़ेगा उसको? तो भैया ये है इलास्टिसिटी का रीजन। तो इलास्टिसिटी का रीजन अगर मैं पूछूं जस्सी तो क्या बताएगा तू? फटाफट जल्दी बता दे मुझे। अगर इलास्टिसिटी का रीजन पूछो, कोई बॉडी इलास्टिक क्यों होती है? ध्यान दे, हाँ देख, ऐसे नहीं। जब हम किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, तो वहां पर जो हमारे द्वारा किया गया वर्क है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट में होता है। वो कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है भैया। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने से बॉडी के अंदर क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को क्या करेगी? अनस्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बॉडी फिर क्या करेगी? अपनी शेप को वैसे ही कर लेगी, क्योंकि वहां पर वो क्या है? अनस्टेबल है। एक पत्थर ऊपर क्यों नहीं रह पाता? एक पत्थर को जमीन से उठा करके ऊपर रख दो, वो क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वो वहां पर क्या है? अनस्टेबल है। वो नीचे क्यों जाएगा? ताकि वो क्या हो जाए? एक स्प्रिंग को खींचो, वो खींची क्यों नहीं रहती? वापसी क्यों आती है? क्योंकि वो खींची स्टेट में क्या है? अनस्टेबल है। एक स्प्रिंग को दबा के रखा है, वो क्या होगी? दबी रहेगी क्या? वो वापसी अपनी शेप में आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है? वो अनस्टेबल। जो बॉडी आपके वर्क की वजह से अनस्टेबल हो जाती है, तो वही बॉडी अपने आप को क्या करती है? रीस्टोर करती है। जो बॉडी हमेशा स्टेबल रहती है, गोबर पे, कुत्ते की पू पे पैर रख दो, कभी भी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकते। चिंगम खा रही है ना, जैसे दबा देगी वैसी रहेगी, ऐसे ऐसे जैसे मर्जी दबा दो, चिंगम उसी शेप में रहेगी। वो अपने आप को रिस्टोर, मतलब वो हर कंडीशन में क्या है? स्टेबल। वॉल केयर पुट्टी, बिरला व्हाइट पुट्टी, ये सब क्या है? हर कंडीशन में स्टेबल। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कोई बॉडी
अपनी अपनी जो आपको रिस्टोर तभी कर सकती है जब वो हमारे वर्क की वजह से क्या हो जाए, क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। ठीक है बेटा, फटाफट इसे लिख लो जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत प्यारा। इनिशियल शेप को एक्वायर कर लेती है। एक्वायर मतलब होता है, एक्वायर्ड लिख दे, एक्वायर लिख दे की बात है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नोट में लिखो, बहुत इंपोर्टेंट नोट है, 500 रुपए का। लिखो 500 रुपए के 2 नोट है ये, 500 रुपए के 2 नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिखो, बहुत इंपोर्टेंट। लिख लो ना। कौन है? मत कर बेटा, मत कर। लिख लिए, लिख लिया। टॉपिक का नाम डाल दिया स्ट्रेस। टॉपिक का एक बार सुन लीजिए। आप जो बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाते हो, सुन लीजिए, डिफॉर्म करना मतलब बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाते हो, उसके 1 मीटर स्क्वायर पर जो फोर्स लगता है, उसी 1 मीटर स्क्वायर के फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रेस कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स पर मीटर स्क्वायर, डिफॉर्मिंग फोर्स या पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाता है भैया, स्ट्रेस कहलाता है। जल्दी करो बेटा। हाँ हाँ, खोल दे खोल दे खोल खोल दे। अबे इसे इसे तो चला दे यार, तभी मैं कर रहा हूँ इतना। इसे ले। हो गया भैया। डालो इसे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अरे यार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। भाई प्लीज देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। पहला है
टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। डेफिनेशन किसी की नहीं आती इसलिए मैं डेफिनेशन पे नहीं आने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया ही है, लेकिन फोर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में लगता है। टेंसाइल का मतलब होता है किसी चीज की लेंथ का बढ़ जाना, ठीक है। ये है एक बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अच्छा, इसका एरिया कितना है? ए। क्या है? ए। इस फोर्स, हाँ भाई, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, इसकी लेंथ क्या थी? एल थी। क्या थी? एल थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ हो गई, एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा और लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नई लेंथ क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है। डेल्टा एल क्या है? पहले लेंथ कितनी थी? एल थी, अब नई लेंथ क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है भैया। तो यहां पर जो फोर्स अपॉन में एरिया आपने इस्तेमाल किया है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है भैया। और ये किसके ऊपर वैलिड होता है? वैलिड है किसके ऊपर? वैलिड है सॉलिड के ऊपर। किसके ऊपर वैलिड है? आप किसको खींच सकते हो? लिक्विड को, गैस को, या सॉलिड को? सॉलिड को, इसलिए किसके ऊपर वैलिड है? सॉलिड को। दूसरा है कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। देखिए बेटा, ये है आपकी बॉडी, इसका एरिया कितना है? ए। आपने फोर्स अंदर की तरफ लगा दिया, इसकी लेंथ क्या थी? थी। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, डेफिनेशन नहीं आती, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है भैया। हाँ, हो गया ना फोर्स पर यूनिट एरिया। बाकी ये ध्यान रखिए, ये सब नहीं आती डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी नई लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी घटी जाएगी? बताओ। अब जब आप अंदर की तरफ धकेल रहे हो इसको, तो नई लेंथ क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? नई लेंथ क्या होगी? एल माइनस डेल्टा है भैया। तो यहां पर जो आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस है वो क्या है भैया? फोर्स अपॉन में एरिया। सबका फॉर्मूला यही है, बस नाम अलग अलग है। टेंसाइल में लेंथ बढ़ेगी, टेंसाइल में जो स्ट्रेस लगेगा वो लेंथ को बढ़ाएगा, कंप्रेशनल में जो स्ट्रेस लगेगा वो लेंथ को घटाएगा। ठीक है भैया, फटाफट से लिखिए। अब है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसमें हम करते क्या है? एक बॉडी है भाई, प्लीज, ये स्पेरिकल बॉडी है, इसके चारों ओर से हमने क्या किया? इक्वल अमाउंट में क्या लगा दिया? चारों ओर से ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है भैया। चारों ओर से इसका कुल टोटल एरिया क्या था? टोटल एरिया क्या है इसका? ए है। और टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? एफ। कितना लग रहा है भाई प्लीज? ओए, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाते हैं तो उस हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्या होता है? देखो, चारों ओर से दबाओ इसको, आगे से भी लग रहा है फोर्स और पीछे से भी लग रहा है और साइड से तो लग ही रहा है। चारों ओर से जब आप इसके ऊपर स्ट्रेस लगाओगे, जैसे गुब्बारे को आप चारों ओर से दबाते हो या कोस्को की बॉल से चारों ओर से दबाते हो, तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या होता है? तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इसका वॉल्यूम मान लीजिए भी है, आफ्टर सम टाइम इसका नया वॉल्यूम क्या होगा? v माइनस डेल्टा वी। बाय, हाँ तो फ्लूइड ही तो है, फ्लूइड को तो कंप्रेस कर सकता है, तू सॉलिड को थोड़ी ना करेगा। सॉलिड कंप्रेस होता है क्या? नहीं होता। बाय अ फ्लूइड मैटर, अब मतलब ये देख, पता है इसमें एक्चुअल में क्या है, मैं तो बता रहा हूँ। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है? नहीं, हाइड्रोलिक मतलब होता है पानी, लिक्विड, समझ गया?
तो डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब तू ऐसी, ये और ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोलिक मतलब पानी नहीं होता, मतलब जो भी फ्लो करे उसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक। ठीक है भैया। तो लिक्विड भी हाइड्रोलिक की कैटेगरी में आता है और गैस भी हाइड्रोलिक कैटेगरी में आता है, क्योंकि दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। जब इन दोनों के ऊपर चारों ओर से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो इनका क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस वक्त जो स्ट्रेस इन्वॉल्व हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। समझ में आई बात? नहीं, डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं आती डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा देन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल्स टू में फोर्स अपॉन में एरिया। ये कौन सा फोर्स है भैया, ये कौन सा फोर्स है जो चारों ओर से लग रहा है, ये टोटल फोर्स है। ये कौन सा एरिया है जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है। समझ गए भैया, जल्दी करो भैया। ठीक है भैया, अगला आ रहा है भैया शेयरिंग स्ट्रेस। ध्यान दिए बेटा, SHEARING शेयरिंग होता है, SHER ये होता है। ये मैडम मैडम पढ़ाती है क्या? शेयरिंग स्ट्रेस होता है पूरा। अरे वो मुझे पता है यार, मैं अभी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए भैया सुन लीजिए। ओए देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका क्या है भैया, ये बॉडी है आपकी। ठीक है, नीचे से बॉटम से फिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। बॉटम से कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, बॉटम से फिक्स करके आपने क्या किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपने यहां पर फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। अच्छा, जिस फेस पे लगाया है उस फेस का एरिया क्या है, ए है। ए क्या है, एरिया ऑफ फेस, जिस फेस पे आपने लगाया। ध्यान दीजिए बेटा, एरिया ऑफ फेस। ठीक है भैया, इस फेस पे लगा। अच्छा, फेस पे इस तरीके से लगाना, इसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, टेंजेंशियल। पता टेंजेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इस वाली साइड के पैरेलल है फोर्स। ये फोर्स और ये साइड क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए इसको नाम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। या आप कह सकते हो कि बॉटम के भी पैरेलल है फोर्स, बॉटम के भी जो फिक्स बॉटम है उसके भी क्या है, पैरेलल, तो इसे क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। तो जब आप इस तरीके से फोर्स लगाते हो तो भैया क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होता है बेटा, ये जो ऐसे था, ये ए था और ये क्या था, बी था। इस फोर्स की वजह से ए कहां चले आता है, ए डैश पर, और बी कहां चले आता है, बी डैश पर। इसके जो डायगनल्स होते हैं, जो साइड होती है वो शिफ्ट कर जाती है। जो साइड होती है, वाली जो साइड थी पहले ना, ये जो ये वाली साइड थी, वो अब इधर आ जाती है ऐसा फोर्स लगाने से। तो इस वक्त जो स्ट्रेस आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसी को क्या कहते हैं भैया, शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि क्या होता है भैया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ फेस। टेंजेंशियल यल फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ फेस, यानी फोर्स अपॉन में एरिया ही हो गया आपका। समझिए बेटा, एक मिनट इधर कॉपी कर लो जल्दी से। स्ट्रेन, देखिए बेटा स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन। ध्यान दीजिए, होता क्या है, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों ही डायमेंशन कहलाते हैं। अपॉन में, सॉरी, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, नो एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट, क्योंकि ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन है नीचे भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है।
ऊपर भी लेंथ होगी तो नीचे भी क्या होगी, ऊपर भी एरिया होगा तो नीचे भी क्या होगा, तो सब यूनिट यूनिट कैंसिल। ठीक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी नो ऐसा यूनिट, नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है।